जय श्री राम। स्वागत है आपका योगशाला की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे योग से पहले किए जाने वाले कर्मों के बारे में। मतलब अगर हम योग कर रहे हैं, योग की साधना कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि योग के पूर्व कर्म कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि योग से पहले क्या क्या करना ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम मुख्य योग में अष्टांग योग के माध्यम से अगर हम देखें तो 8 क्रियाएं करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और समाधि से हमारा जो है आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि योग से पहले हमें किन क्रियाओं को करना आवश्यक है ताकि हमारी योग की साधना एकदम सही और सफल हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली क्रिया की ओर। तो योग के पूर्व जो सबसे पहला हमारा कर्म आता है वह आता है षटकर्म। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे पुराने साधक हैं उन्हें भली भांति याद होगा कि हम षटकर्मों के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। कौन कौन से होते हैं षटकर्म? बस्ती, धोती, नेति, नौली, त्राटक व कपालभाति। ये हमारे 6 षटकर्म होते हैं। और ये अगर आप डीपली जानना चाहते हैं इनके बारे में तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। इसलिए हमने उसकी वीडियो पहले ही बना दी है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और इस वीडियो का ज्ञान भी अच्छे से ले सकें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ पाएगी। तो षटकर्म हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? जैसा हमने पहले वीडियोस में बात की है कि षटकर्म जो हैं हमारी शारीरिक जो स्वच्छता है उसको कायम करता है। मतलब हमारे शरीर को अंदर से साफ करता है पूरी तरह से, ताकि हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन्स ना रहें, कोई जहरीले पदार्थ ना हो जो हमारी योग साधना में बाधक बने। तो इसलिए हम जो है षटकर्म करते हैं और उससे हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। तो यह हो गया हमारा सबसे पहला पूर्व कर्म योग करने से पहले। उसके बाद दूसरा जो कर्म आता है वह आता है अपने आप को मानसिक तौर पर ठीक रखना। मतलब हम शारीरिक तौर से तो स्वच्छ हो गए हैं, परंतु मानसिक तौर से खुद को तैयार करना ज़रूरी है कि अगर मैं योग की साधना करने जा रहा हूँ तो उस साधना में मुझे काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल भी होंगी। परंतु अगर हम अच्छे योगी बनना चाहते हैं तो हमें उस सारी चीज़ों का सामना करना होगा और उन चीज़ों को, उन क्रियाओं को, उन उद्देश्यों का पालन करना होगा। और कई चीज़ें हैं जो हमें त्यागनी भी पड़ेंगी। तो इसलिए उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने आप को मानसिक तौर पर जो है हमें तैयार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है योग करने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई बीमारी है और मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये करूँगा, कोई आसन कर लगाने से या कुछ क्रिया करने से मेरी बीमारी ठीक कैसे हो जाएगी, तो वह मैं उस चीज़ के प्रति अपने नकारात्मक विचार लेकर आऊँगा। अगर वह नकारात्मक विचार मेरे अंदर आएंगे तो मेरी बॉडी भी उसी तरह की प्रतिक्रिया करेगी और वह आसन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए वह जो बीमारी है मेरी ठीक भी नहीं हो पाएगी। तो इसी कारण हमें जो है वह मानसिक तौर से भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसका साइंटिफिक लॉजिक यही है कि अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं, सकारात्मक सोच में लेते हैं, तो हमारा शरीर जो है और रिलैक्स होता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, कोशिकाएं, वह और रिलैक्स होती हैं, उनमें रक्त का संचार और बढ़ता है, सही से हो पाता है और पूरी तरह से प्राण वायु और ऊर्जा जो है वह हर एक अणु तक, हर एक सेल तक पहुंचती है और वह पूर्ण रूप से कार्य करती है। तो योग का यही माध्यम है कि अपने शरीर को अपने पूरे नियंत्रण में रखना और एक एक चीज़ पे अपना कंट्रोल रखना। तो यही बात जो है वह हमारे मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर महत्वपूर्ण है कि हमें योग करने से पहले अपने आप को दोनों तरह से मजबूत करना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए। मानसिक तौर पर अपने आप को दृढ़ करने के बाद जो आती हैं वे हमारे अष्टांग योग के ही पहले 2 अंग आते हैं। कौन कौन से? यम और नियम। यम का मतलब है अपने आप को एक्सटर्नली सही रखना। उस चीज़ का भी हमने एक छोटी वीडियो शॉर्ट बनाकर रखी हुई है, वह भी आप देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए कि यम कौन कौन से हैं।
और उनका क्या क्या लाभ है। तो आगे बढ़ते हैं नियम के बारे में भी हमने शॉर्ट्स में बता रखा है कि नियम क्या होते हैं। 5 प्रकार के नियम होते हैं और वह पांचों हमारी अंदरूनी सफाई करने के लिए आवश्यक हैं, और इसलिए यम और नियम जो हैं वह हमारे योग के पूर्व कर्मों में आते हैं, ताकि हमारा जो मुख्य योग है वह अच्छा हो सके, हमारी साधना सफल हो सके। फिर आते हैं योग के पूर्व कर्मों में कि क्या क्या कर्म हमें करने चाहिए। मतलब ये तो हो गया अपने शारीरिक और मानसिक तौर पर जो कर्म हमने किए वह हो गए, और जो हम यम और नियम कर रहे हैं उससे हमारा शरीर और दृढ़ बन रहा है और तैयार हो रहा है, अपने आप को रेडी कर रहे हैं हम। तो उसके बाद जब हम करेंगे, योग करने से पहले हमें चीज़ों का जो ध्यान रखना है वह कौन कौन सी होंगी। एक तो जहाँ हम कर रहे हैं समय और स्थान, मतलब जो हमारी साधना का स्थान है वह भी महत्वपूर्ण है और जो समय है वह भी महत्वपूर्ण है। मुख्य तौर पर जो स्थान होता है वह नॉर्मल सी बात है कि वह साफ होना चाहिए, सतह जो है समतल होनी चाहिए, वह जगह हवादार होनी चाहिए और वहाँ का तापमान ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म हो। इसलिए जो भी हम जगह चुनें वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही जो है कंडीशन होनी चाहिए, ताकि हम वहाँ पर अच्छे से अपनी साधना को पूर्ण कर सकें। अगर मैं समय की बात करूँ तो समय के अनुसार सुबह प्रातःकाल में सूर्योदय होने से पहले अगर हम योग करें, वह भी नहा धोकर अगर करें, तो वह बहुत ही बढ़िया रहता है हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि तब हमारा शरीर एकदम चुस्त और फुर्तीला बन जाता है और तब हमारा ध्यान भटकता भी नहीं है बाहर की चीज़ों में, जैसे कि कोई ट्रैफिक की आवाज़ आती है या फिर कोई हमारे साथ के परिवार वाले उठे हुए होते हैं, तो वह जो पारिवारिक शोरगुल है वहाँ से हम दूर हो जाते हैं और हमारा ध्यान जो है पूर्ण रूप से अपनी क्रियाओं में लग पाता है। परंतु अगर किसी कारणवश हम सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो हम शाम को भी अभ्यास कर सकते हैं अपना। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के बाद भी जो वातावरण है वह भी थोड़ा सा ठंडा और गर्म के बीच में रहता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, इसलिए वहाँ भी हम जो है अपने क्रियाओं को अच्छे से कर सकते हैं। परंतु बस वही बात है कि अगर हम सांसारिक शोरगुल से दूर हो जाएं तो वह हमारे लिए अति लाभदायक होगा। फिर आता है हमारे खाने पीने के नियम, मतलब हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। अगर मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ, अगर मुझे पता है मैंने योग करना है, तो उससे कम से कम 2 घंटे तक मेरा पेट जो है खाली होना चाहिए। मतलब अगर मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ शाम के टाइम, तो 2 घंटे बाद ही मुझे योगाभ्यास करना है मुख्य योग का, ताकि वह जो खाया हुआ है वह पूरा नीचे चला जाए पेट से अंदर जाकर, चाहे अंतड़ियों में हमारी एब्जॉर्प्शन चल रही हो उस चीज़ की, परंतु वह पेट में ना हो, ताकि वह बाद में प्रॉब्लम ना करे, उसकी मुझे उल्टी ना आए। तो इस प्रकार हमें कम से कम 2 घंटे जो है योग की क्रिया को बाद में करना चाहिए, खाने से पहले तथा बाद में भी। इस प्रकार से हमारी जो क्रियाएं हैं वह अच्छी होंगी और वह हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह भी है कि अगर मैं योग कर रहा हूं तो उससे पहले मेरा शरीर साफ होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो जो शौच का समय है वह भी हमारा योग से पहले होना चाहिए, ताकि हमारे पेट के अंदर की गंदगी जो है वह पहले ही बाहर निकली हो, ताकि हमारी जो क्रियाएं हैं वह हमें शुद्धता प्रदान करें, बजाय कि वही गंदगी को आगे लेके जाने की। मतलब अगर मैं अपने मल को अंदर रखता हुआ कोई क्रिया कर रहा हूँ, कोई बंध लगा रहा हूँ या कोई आसन लगा रहा हूँ, तो वह जो मल की गंदगी है वह हमारे खून के अंदर और टॉक्सिन्स पैदा कर सकती है। मतलब जो हमारा पचा खाना है जो अभी तक हमारे पेट के अंदर ही है, तो वह जो है हमें नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए जो हम खा रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और जो हम पचा रहे हैं उसको भी पूरी तरह से पचाने के बाद ही क्रियाएं शुरू करनी चाहिए। फिर हम आते हैं पूर्व कर्मों के अंतिम कर्मों की ओर। मतलब जब हम आसन या प्राणायाम का अभ्यास करें उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि सीधा ही आसन लगाने शुरू कर देते हैं बिना कोई एक्सरसाइज या वार्म अप किए, शरीर को तैयार किए बिना। उससे क्या होता है कि उनकी नस नाड़ियाँ जो हैं वह एकदम से बहुत ज़्यादा खींच जाती हैं, जिससे कि इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें कुछ
योग के पूर्व कर्मों में कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमारी जोड़, हमारे घुटने, हमारे हड्डियाँ, सारी कूहनियाँ, कंधे सब खुल जाएं ताकि हम आसन वगैरह करने के लिए तैयार हो जाएं। तो वह कौन कौन सी क्रियाएं हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं हैं। सबसे पहली क्रिया है घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया मतलब फ्रिक्शनल क्रिया। फ्रिक्शन मतलब अगर हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो वह जो फ्रिक्शन बनती है, जो खिंचाव महसूस होता है, वह हमारे शरीर को गर्माहट प्रदान करता है और हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, उन्हें हल्का सा स्ट्रेच करता है ताकि वह और फ्लेक्सिबल हो जाए और स्ट्रेचेबल हो जाए। तो यह क्रिया जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। करनी कैसे है? हमें अपने सारे शरीर की मांसपेशियों को ऐसे ही रगड़ना है। कैसे? 10 तक गिन सकते हैं साथ साथ में और इसको घर्षण को आगे की ओर लेकर जा सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा जोर लगाकर रगड़ेंगे ताकि यह हमारा जो भाग है वह गर्म हो जाए और इसकी मांसपेशियां खुल जाएं। घर्षण क्रिया का मेन यही उपयोग है कि यह हमारी मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को और हमारे ब्लड वेसल्स को खोल देता है, रिलैक्स कर देता है। तो कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले बाजुओं से हाथ, आगे की बाजू, पीछे की बाजू और फिर कंधे के ऊपर ऐसे ही उल्टा करके कर लेंगे। उल्टी तरफ हाथ, फिर पीछे की बाजू, ऊपर की बाजू और कंधे का आगे का भाग। सेम क्रिया हमारी दूसरी बाजू की ओर, फिर हमारी चेस्ट आ जाएगी, फिर हमारी बगल का भाग, बगल में हमारे अंडर आर्म्स, चेस्ट की साइड और पेट की साइड बेली, ये हमारी जो है बगल में आ जाएंगी और इस पर हम घर्षण क्रिया करेंगे ताकि वह अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। ऐसे ही दूसरी ओर भी कर लेंगे, दोनों तरफ करेंगे ताकि दोनों तरफ से हमारा शरीर जो है वह खुल जाए। फिर बगलों के बाद हम आएंगे अपनी चेस्ट के ऊपर। चेस्ट मतलब फ्रंट बॉडी के ऊपर। फ्रंट बॉडी को भी अच्छे से रगड़ लेंगे, पूरी तरह से घर्षण करेंगे ताकि इसमें भी रिलैक्सेशन मिले और स्ट्रेचिंग मिले। तो ऐसे ही करते करते हम अपनी घुटनों पे, अपनी टांगों पे, अपने पैरों पे, पूरी आगे पीछे दोनों तरफ जो हैं अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। तो उससे हमारी जो मसल्स हैं सारे स्ट्रेच हो जाएंगे और हमारी पूरी बॉडी जो है वार्म अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। उसके बाद हम अपने आसन आराम से कर सकते हैं जिससे हमें कोई भी इंजरी नहीं होगी और हमारा जो परिणाम मिलेगा हमें वह दुगुना हो जाएगा। जो घर्षण क्रिया की गिनती है वह हम अभ्यास के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि अगर हम शुरू में कर रहे हैं तो हम 5-5 गिनती तक करें ताकि हमें थोड़ा थोड़ा उसका इफ़ेक्ट पता चल जाए कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ रहा है। अगर हमें लगता है कि अभी इससे बात नहीं बन रही है तो फिर हम इस गिनती को ज़्यादा भी कर सकते हैं कि एक ही अंक को अगर मैं 10 तक गिन रहा था पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सर्दियों में होता है कि हमारी बॉडी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, तो हम उस संख्या को 15 तक या 20 तक भी कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से गर्म हो जाए और हम क्रिया को पूरा अच्छे से कर सकें। घर्षण क्रिया के बाद आती है हस्तनिपात क्रिया। हस्तनिपात यानी कि अपने शरीर के जोड़ जो हैं, जॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं, उनके ऊपर वार करना ताकि वहाँ पर जो अगर कोई ब्लॉकेज है तो वह खुल जाए और हमारे जोड़ गर्म हो जाएं, वार्म अप हो जाएं। तो इसको करें कैसे? जैसे हमने घर्षण क्रिया में 10 बार हाथ को रगड़ा था या हर एक अंग को अपने रगड़ा था हाथों से, उसी प्रकार से हम हाथों से थपथपाएंगे। इसको हम थपथप क्रिया भी बोल सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा हाथ है, इसको हम 10 बार ही थपथपाएंगे जोर से ताकि यह पूरा अच्छे से लाल हो जाए और इसके अंदर रक्त का संचार बहुत बढ़िया हो जाए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही करते हुए पहले हाथ, फिर कलाई, फिर कोहनी और फिर कंधा। जहाँ जहाँ जोड़ है हम वहाँ पर अपनी हस्तनिपात क्रिया करेंगे और हमारे सभी जोड़ जो हैं वह खुल जाएंगे। जैसे हमने घर्षण क्रिया में पूरी बॉडी को रगड़ा था, इसमें हम सभी जोड़ों को रगड़ेंगे। हाथ, कलाई, कंधा, फिर बगलें, बगलों के साइड में हमारी पसलियाँ, क्योंकि पसलियों में भी हमारी जो है कफ जम जाता है कई बार, तो हम हस्तनिपात क्रिया कर सकते हैं यहाँ पर भी। और फिर वहाँ से नीचे जाते हुए अपने कमर पे, घुटनों पे, एड़ियों पर और पैरों की उंगलियों पर हस्तनिपात क्रिया कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो अपने सिर पर भी इस क्रिया को कर सकते हैं, जिससे हमारा ब्लड का संचार सिर में भी अच्छा होगा, हमारे दिमाग तक अच्छे से पहुंचेगा और हम और अच्छे से इन क्रियाओं को कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी घर्षण क्रिया से हमारी मांसपेशियां खुलती हैं और हस्तनिपात क्रिया से हमारे जोड़ खुलते हैं, हमारी जॉइंट्स खुलते हैं। तो इससे हमारा शरीर हल्का सा वार्म अप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कुछ और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि हाथों को खोलना बंद करना या फिर नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी शरीर की, जिससे कि हम और थोड़ा वार्म अप अच्छे से हो जाएं और हमारे आसन और बेहतर लगे। तो ये हैं हमारे योग के पूर्व कर्म। और अंत में एक क्रिया और है कि अपने आप को समर्पण करना। मतलब अगर मैं योग की क्रिया करने जा रहा हूँ तो मुझे अपने आप को पूरा समर्पित करना होगा अपने कार्यों में, तभी मुझे उसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा। अगर मैं उस चीज़ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करूँगा, अपने आप को समर्पित नहीं करूँगा, तो मुझे उसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा और वह क्रिया अधूरी ही रह जाएगी और हो सकता है कि वह आपको लाभ की जगह हानि भी कर दे। इसलिए जो भी कार्य करें उसे पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण के साथ करें, अपने ईश्वर को याद करते हुए पूरे समर्पण के साथ उस क्रिया को करें, ताकि वह आपके लिए लाभदायक हो सके। तो यही थे आज के योग के पूर्व कर्म, जो हमें मुख्य योग करने से पहले ज़रूर करने चाहिए, ताकि हमारी साधना अच्छे से चल सके और हम और आगे की ओर बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल योगशाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा योगशाला का चैनल चलता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, परंतु ये हैं बहुत आवश्यक। तो इसलिए मैंने सारी वीडियोज़ जो हैं सीक्वेंस में बनाई हैं, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें और उसका पालन अच्छे से हो सके और आपकी साधना और बेहतर बन सके। तो उम्मीद है आपने इसमें से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने इसमें कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए क्या चीज़ें नई थी और क्या चीज़ें आप और जानना चाहते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हमें और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है और हम अपनी साधना को और आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।